हेलो एवरीवन। पर्यावरण परिस्थिति के अंतर्गत आज हम यहाँ पर पहले 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक इतिहास और भूगोल जैसे 2 विषयों को पिछले 2 वीक में कंप्लीट किया है। इस तीसरे वीक में आज का पहला दिन है और पर्यावरण परिस्थिति के टॉपिक्स का हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। आज के विषय वस्तु की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर आपको 2 टॉपिक हैं, पहले 2 चैप्टर यहाँ पर हम देखेंगे। एक पहला है जिसमें हम एनवायरनमेंट के बेसिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ों को अध्ययन करेंगे और दूसरा इकोसिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स से क्वेश्चन आपको जो आते हैं उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम पर्यावरण को लेकर इस वीक यहाँ पर इसका पूरा एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस वीक हमें इसे कंप्लीट भी करना है। आप सबको डेली टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं आपको उसी के अनुसार चीज़ों को पढ़ के रखना है और घटना चक्र रिवीजन सीरीज में यहाँ पर आकर इन क्वेश्चंस को हल करके अपने रिवीजन को बेहतर बनाना है। यहाँ पर चलिए सीरीज आपको ये आज के क्वेश्चन लेने से पहले 2 काम सभी को करने हैं। पहला, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और दूसरा जो काम ये है कि आप सभी एक पेपर पेन लेकर बैठेंगे। सेशन को देखिए पूरा सभी लोग ज़रूर यहाँ पर अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज़ आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है कि पढ़ना अलग बात है और पढ़ने के साथ साथ क्या है, रिवीजन कर लेना कि हाँ हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। इसका मूल्यांकन होने से फ़ायदा आपको रहेगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले दिनों में आपकी तैयारी को क्या आधार देना है, कहाँ कमज़ोरी है, उसे आप बेहतर भी बना सकते हैं। तो चलिए आज के अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी ऑप्शन है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है, भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। या डी, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए, इन्वायरमेंट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ हमें यही पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का आप लोगों को क्लियर होगा, और यदि अगर क्लियर नहीं है तो अभी इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले सभी लोगों को अपने अपने आंसर सबमिट करने हैं। पर्यावरण से आपके अनुसार क्या अभिप्राय है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से सबमिट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर को देखेंगे। चलिए फटाफट अपने आंसर सबमिट करिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर सबमिट करेंगे। सेशन को पूरा ज़रूर यहाँ पर आप करके जाएंगे। 50 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर रखे हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम करके जाएंगे। चलिए आंसर की दिक्कत यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए आंसर है आपका डी है, ठीक है। क्या है आंसर? डी है। देखिए जो इन्वायरमेंट की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो चाहे वो भूमि है, जल है और वायु, इन तीनों अर्थात मंडलों के साथ साथ इस मंडल में जो व्याप्त पौधे और पशु हैं उनके मध्य जो एक तरीके का अस्तित्व है, उनके मध्य एक तरीके की जो दशाएं हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरीके से सम्मिलन होते हैं, सम्मिलित होने का आधार क्या है, या तो भौतिक होगा या जैविक होगा या सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। और ये सारी जो गतिविधियां हैं, सारे स्थल मंडल और जल और वायुमंडल हैं, उनके मध्य जो पशु और पौधे हैं और उन पशु और पौधों को इन सभी तत्वों के साथ जिस तरीके का एक समावेश जो क्रिया होती है, उन सभी को मिलाकर जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पर्यावरण। एक सीधा साधा सिंपल सा एक प्रोसेस है पर्यावरण, जिसे हम परिधन आवरण भी कहते हैं, है ना। परिधन आवरण अर्थात कि किसी भी व्यक्ति के आसपास से जो जैविक अजैविक तत्व या कह सकते हैं भौतिक चीज़ों का एक सम्मिलित एक वातावरण है, उसको भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ए, भौतिक तंत्र से, बी, जैविक तंत्र से, सी, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, डी, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो जल्दी से बताइए, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किसके माध्यम से होती है, अर्थात पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन पे गौर किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर करके जाएंगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो क्या है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से? जल्दी से सभी लोग सबमिट करेंगे। 10 सेकंड है आप सभी के पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन से ही जैसा है जुड़ा हुआ थोड़ा सा है। चलिए जल्दी से आंसर सबमिट करें। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए सेकंड का आंसर है आपका डी, ठीक है। क्या है? देखिए पर्यावरण जो है उसमें सभी जो भौतिक तत्व हैं, सभी जो जैविक तत्व हैं,
भौतिक के अंतर्गत जो आपका स्थल, जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां हैं। जैविक के अंतर्गत आपको पशु और पौधे और मनुष्य है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत उनके मध्य होने वाली जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं, उन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर हम यहाँ पर एक पर्यावरण की निर्माण होती है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कथन कहता है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण कहता है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कथन कारण में क्या सही क्या गलत है। ए कहता है ए तथा आर दोनों सही है, बी कहता है ए आर दोनों गलत है, सी कहता है ए गलत है आर सही है, डी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए कौन सा कूट इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ये कथन कारण में से कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सही है? जल्दी बताएंगे। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, पर्यावरण शक्तियों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण तत्वों का निर्माण होता है। आंसर आसान है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो क्योंकि आंसर बहुत क्लियर है, जो बातें इन्होंने कथन कारण में स्पष्ट की हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है ABCD में से, यदि आप में से बाकी लोग अपना आंसर दीजिए। यहाँ पे अगर आपने आंसर ए टिक किया है तो सही है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। अपार शक्ति का भंडार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, पौधों के रूप में है, सूर्य की ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जाएं हैं, तो यहाँ पर साथ ही पृथ्वी की अपनी ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखा जाए आपको तो कई प्रकार की जो इसमें ऊर्जा व्यक्त है। और यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे जो तत्व हैं, पौधे हैं, पशु हैं, मानव हैं, उनके मध्य जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके मध्य स्वरूप अगर देखा जाए तो नए प्रकार के पर्यावरणीय तत्वों का भी निर्माण होता है, जिसमें भू रासायनिक चक्र हैं, आपको तत्व हैं, जल है, आपको वाटर चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जैसे अन्य प्रकार के अन्य तत्वों का भी आपको निर्माण होता है। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पहला, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बी, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। डी, पर्यावरण इस व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? ठीक है, आपको ऑप्शन जो बताना है गलत है ये बताना है। निम्नलिखित कौन सी संकल्पना गलत है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए निम्नलिखित कौन सी संकल्पना यहाँ पे गलत है? ABCD में से आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ABCD में से आपका आंसर क्या है? कौन सी संकल्पना इसमें से गलत है? ABCD। 5 सेकंड आपके पास और हैं अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सी आंसर। सी आंसर होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैविक संसाधनों का नहीं, जबकि अभी हमने पढ़ा कि जो पर्यावरण है वो क्या होता है? भौतिक, जैविक और साथ ही साथ क्या है? सांस्कृतिक। ठीक है, तीनों ही यहाँ पे तत्वों का सम्मिलन स्थल होता है। और इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि जैविक संसाधनों का नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का यदि आपका आंसर है सी, तो आपका आंसर है राइट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ए है नियतिवादी, बी है संभववादी, सी है नवनियतिवादी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ABCD में से क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ABCD, नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ABCD में से क्या होगा? चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है आपका यहाँ पर सी है। ठीक है, कौन सा आंसर है? सी है। सतत और स्थायी विकास की जो अवधारणा यहाँ पे प्रस्तुत की गई वो नवनियतिवादी अवधारणा के तहत यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर चीज़ों के विकास को और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण जैसी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल या थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए बताइए जल्दी से। धारणीय विकास के संदर्भ में आप सभी यहाँ पर कई प्रकार से पढ़ते हैं, कई बार कई अलग अलग टॉपिक्स में, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे अदर जगहों पर हो,
और यहाँ पर जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आना भी, मतलब कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। सभी लोग यहाँ पे पहले अपना आंसर सबमिट कर दीजिए। ABCD में से क्या सही है। कितने लोगों का यहाँ पे आंसर केवल A है, केवल B है, या C है, या D है। ठीक है, अपने आंसर सभी लोग सबमिट करिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर है 6 का आपका B है। ठीक है, B है। यहाँ पे धारणीय विकास लक्ष्यों की यहाँ पर बात की गई है, जबकि धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसी अवधारणा जो है 1887 में यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेंडलैंड रिपोर्ट के माध्यम से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाया गया था, पहली बार वहाँ पर उसकी चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा इसमें से केवल से 2 है आपका था, दूसरा सही है, पहला गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कथन कहता है ये, कारण बताता है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। सतत विकास लक्ष्य। देखिए यहाँ पे सतत विकास को लेकर कई सारे क्वेश्चन हैं, कई अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर भी मैंने ऐसे प्रश्नों को उठाया है जो कि अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के भी पूछते हैं। तो आपको मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड रहना है कि किसी भी टॉपिक को कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और आप जब पढ़ें तो पढ़ते समय आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें और पढ़ते समय आप ऐसे ही अध्ययन करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर क्या है। देखिए आंसर है आपका ए सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि सतत विकास क्या है, मानव समाज के कल्याण हेतु, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गरीब हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उसकी व्यवस्था करनी है, आवासीय व्यवस्थाएं करनी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मानव समाज के कल्याण की अवधारणाएं रखी गई हैं। दूसरा यहाँ पे क्या करना है कि सतत विकास में ये भी इससे बात कही गई है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उसकी ज़रूरतों की वहाँ पर पूरा करना है, और साथ ही वर्तमान जो समय है यहाँ पर वर्तमान समय जो व्यक्ति हैं उनकी भी आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करना है। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जितने लोग आंसर यहाँ पर ए टिक कर रहे हैं वो आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बताइए यह पुरस्कार किस में दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जीन संरक्षण, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है जनसंख्या नियंत्रण, और डी है प्रदूषण नियंत्रण। तो चलिए बताइए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आसान है ना। इसके बारे में आप अगर जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देना आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर भी आसान है, फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता है। कई बार आसान क्वेश्चन भी कठिन बन जाते हैं यदि हमें पढ़ा नहीं है, यदि हमें उसके बारे में जानते नहीं। तो आई होप यहाँ पर आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ABCD में से कितने लोगों का कौन सा आंसर सही होगा। तो ABCD में से यहाँ पे सभी लोग अपने अपने आंसर सबमिट कर दिए। मैं यहाँ पे आंसर आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका बी। ठीक है, पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं, पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए पर्यावरण का इससे रिलेटेड यहाँ पर अगर क्वेश्चन चल रहा है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है भाई, वैश्विक 500 पुरस्कार पर्यावरण से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर आप सभी को इसको ध्यान रखना है। वैश्विक 500 जो पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। तीसरा, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1 2 3। तो चलिए बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए जल्दी से, इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं, क्या गलत है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से, जल्दी से सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। ABCD
क्या सही है क्या नहीं, जल्दी से सबमिट करिए। 5 सेकंड आपके पास है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए बाकी लोग यहाँ पे सबमिट करिए, हम आंसर को यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें जो आंसर आपका है वो है आपका डी है। ठीक है, क्या है? डी है। इसमें 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, कृषि मृदाएं जो हैं पर्यावरण नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। जैसा आपको पता है जो भी आपकी फसलें इत्यादि लेती हैं वहाँ पर आपको जो कीटाणु हो वो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। मवेशियों की बात करें तो वो भी पर्यावरण में आपको अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, और कुक्कुट उद्योग में अगर हम देखें तो अभिक्रियाशील नाइट्रोजन भी निर्मित की जाती है। तो पशुओं के द्वारा कृषि के माध्यम से यहाँ पे नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं वो पर्यावरण में विमुक्त होते हैं। इसलिए आपका आंसर है 1, 2, 3 तीनों ही सही। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस या इनमें से कोई नहीं? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक, क्या पर्यावरणीय निश्चयवाद आपने पढ़ा है? ठीक है, पर्यावरणीय या निश्चयवाद क्या आपने पढ़ा है? जल्दी से बताएं, इसका आंसर दीजिए। ABCD में से कौन सा सही होगा? ABCD, जल्दी से 5 सेकंड आपके पास और है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। अपने अपने आंसर जल्दी जल्दी यहाँ पर सबमिट कीजिए। क्या होगा जल्दी से बताएं, पर्यावरण निश्चयवाद किससे रिलेटेड है? चलिए आंसर यहाँ पर के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 के आंसर हैं वो हैं आपके ए सही है। कार्ल रिटर के द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना यहाँ पर दी गई थी। यदि आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाया है ए तो आपका है बिल्कुल सही, आपका कार्ल रिटर यहाँ पे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो सतत विकास के माध्यम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या प्राप्त करना चाहते हैं सतत विकास के माध्यम से? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। किसके लिए आवश्यक है सतत विकास? औद्योगिक विविधता का संरक्षण के लिए, प्रदूषण व नियंत्रण के लिए, अन्य निर्धनता को घटाने या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए ABCD में से क्या सही है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? ABCD में से जल्दी से 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? ABCD में से क्या सही है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आंसर देखकर टेंशन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सतत विकास आपका डी सही है। अर्थात अगर देखा जाए सतत विकास लक्ष्यों की हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें या पढ़ें तो वहाँ पर जितने भी लक्ष्य ऐड किए गए हैं उनमें जैव विविधता का संरक्षण भी सम्मिलित है, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण भी सम्मिलित है और निर्धनता को घटाना भी सम्मिलित है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जल्दी से बताएं। ABCD में से क्या राइट है? जल्दी से अपने आंसर यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंसर देखा जाएगा। चलिए जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ABCD में से क्या सही है? 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर देने के लिए। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील की किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पर डी। ठीक है, जलकुंभी के आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हैदराबाद की जो आपकी हुसैन सागर झील थी, ठीक है, आपकी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका डी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा या किसी भी प्रकार का नहीं? तो पारितंत्र में जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा के पिरामिड बनाने की बात करते हैं, जैसे कि जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा के यहाँ पिरामिड बनते हैं, तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है ये आपको बताना है। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा या किसी भी प्रकार का नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है?
चलिए जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आसान था, सभी लोगों को आंसर दे देना चाहिए था ABCD में से अब तक। अगर नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए मैं आपको डेटा क्लियर कर देता हूँ। देखिए पारतंत्र में जब ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो हमेशा सदैव सदैव, ठीक है, सदैव सीधा बनता है, हमेशा आपको सीधा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जैसे हम देखें तो सबसे नीचे आपको ऊर्जा कहाँ विद्यमान रहती है, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि में, उसको खाने वाला जीव, उससे कम ऊर्जा मिलेगी, फिर उस जीव खाने वाले उससे ऊपरी ऊर्जा कम मिलेगी, तो धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए सदैव सीधा बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। एक तालाब के पायतंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा है, किसी प्रकार का नहीं। एक तालाब के पायतंत्र में जीव भार, ठीक है, यहाँ पे जीवधार लिखा हुआ है, ये होगा जीव भार, ठीक है, यहाँ पर जीव भार होगा, जीव भार यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा है, किसी प्रकार का नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। एक तालाब का पायतंत्र कैसा बनता है? जल्दी से बताएं सभी लोग यहाँ पर। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा आंसर। देखिए आंसर है इसका बी, ठीक है, क्या है आंसर? बी आंसर है। तालाब का पारतंत्र हमेशा कैसा बनेगा भाई? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, पारतंत्र कैसा? हमेशा उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि कीड़े मकोड़े जितने होंगे संख्या आपको बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनका जो भार होगा हमेशा कम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, सबसे बड़ी अगर बेल मछली लग जाए तो उसका आपको भार जो होगा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमेशा ये कैसे बनते हैं। तो तालाब के पारतंत्र का आपको देखा जाए, अच्छा तालाब की बात करें तो बड़ी मछलियों का वहाँ पर सबसे ऊपर रहेंगी। इस तरीके से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? घास स्थलीय वन पारितंत्र, देखिए इस तरह क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपसे न सिर्फ यहाँ जीव भार, जीव संख्या, ऊर्जा के पिरामिड पूछे जाते हैं हाँ कैसे बनते हैं, बल्कि कई बार पर्टिकुलर इस तरीके के पारिस्थितिक तंत्र भी, कि घास स्थल है, वायुतंत्र, वन पारितंत्र है, तालाब है, इनके पिरामिड जो होंगे, चाहे वो कभी वो जीव भार के आधार पर पूछ लेते हैं, कभी जीव संख्या के आधार पर पूछ लेते हैं, कभी ऊर्जा के आधार पर पूछ लेते हैं कि कैसे बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से ये भी क्लियर रखना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर जीव भार, जीव संख्या और ऊर्जा के जो पिरामिड बन रहे हैं वो कैसे और किस आधार पे बनते हैं। चलिए आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ABCD में से क्या सही है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कभी सीधा, या सभी प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। सभी लोग 5 सेकंड में अपने अपने आंसर सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे होगा आपका सदैव सीधा, तो घास, ध्यान रखना है, घास तल और वन पारितंत्र के जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। ऊपर आपको नीचे यहाँ पर देखा जाए तो भार ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ पौधों का भार आपका ज़्यादा होता है। उसके ऊपर वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको जीव जंतुओं की जैसी संख्या भी होगी, वहाँ पर उनका भार पेड़ों के मुकाबले आपका काफ़ी कम रहता है। यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दशी, त्रिदशी। बताइए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दशी या त्रिदिशी। चलिए जल्दी से बताएं, खाद्य ऊर्जा में, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा बनता है? कैसा होगा भाई? खाद्य ऊर्जा के यहाँ पे खाद्य जाल जब भी होगा, खाद्य जाल है, ठीक है, वे फूड वेब में आपको कैसा दिखाई देता है? कोई भी जितने सारे जीव हैं उनके मध्य जो स्थितियाँ आपको डेवलप होती हैं वो कैसी दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में ऊर्जा कैसे वहाँ पे डेवलप होती है? एक से दूसरे में जाते समय कैसा होगा? एक दिशी होगा। तो आंसर है आपका ए है। यदि आप यहाँ पर आंसर ए का आपने टिक किया है तो एकदम सही है, क्योंकि खाद्य जाल यहाँ पर कैसा भी हो, एक देखा जाए तो खाद्य जाल में एक यहाँ पर आपको प्राथमिक उपभोक्ता से सर्वोच्च मांसाहारी के स्तर में द्वितीय तृतीय उपभोक्ता आएंगे, और इस तरीके से जो ऊर्जा होगा यहाँ पर एक से दूसरे में जाएगी। कैसा होगा भाई? एक दिशी यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अब यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला आपसे पूछी गई है, अब बताइए सही कौन सी है? घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। पहला, घास, हिरण, जू, शेर। बी, घास, जू, हिरण, शेर। सी, घास, हिरण, शेर, जू। और डी, घास, शेर, हिरण, जू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में घास वन में
अगर पाई जाने वाली जो खाद्य श्रृंखला है, यदि ये 4 जीव हैं आपके, घास, हिरण, जू और शेर, तो सही क्रम क्या होगा ये आपको पहचानना है। सही खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही है। चलिए जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए 17 का देखिए, यहाँ पे आंसर है आपका सी। घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर और शेर का खून चूसती है जू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा आपको। घास, हिरण, शेर, जू, आंसर है आपका सी है। तो जितने लोगों ने सी लगाया है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। ठीक है, लोम मृदा में आपको बालू और मृतिका कितने अनुपात में मिली होती है। ए कहता है 85% बालू 15% मृतिका, बी है 70% बालू 30% मृतिका, 50% बालू 50% मृतिका, या 10% बालू 90% मृतिका। तो उपजाऊ लोम मृदा में क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होगा। 85-15, 70-30, 50-50, 10-90। क्वेश्चन यहाँ पर का आंसर आप क्या है, ए बी सी डी में से जल्दी से बताएं। ए बी सी डी में से आपके हिसाब से इसमें कौन सा उत्तर सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मृदा के बारे में, उससे थोड़ा रिलेटेड फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। फिर भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, हमें तैयार होकर जाना है, एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई भी करना है, मेंस भी देना है। तो यहाँ पर इसके लिए तो हमें सब कुछ पढ़ के रखना चाहिए। कहीं से पूछिए, मुझे सब आता है। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, आंसर है आपका सी है, जिसमें आपको 50% बालू और 50% मृतिका होती है। तो उपजाऊ लोम मृदा में ध्यान रखना है, बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होगा, 50-50, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में से किन चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है। ए यूरिया फास्फेट, बी डोलोमाइट एवं सल्फर, सी डोलोमाइट एवं जिप्सम, डी डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। ठीक है, यदि आप यहाँ पर डी के साथ गए हैं तो आपका सही है, डोलोमाइट और चूना पत्थर। तो मृदा की अम्लीयता का अगर आपको कम करना है, यदि आपके आसपास की भी जमीन में अम्लीयता ज़्यादा है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा चूर्ण बना लीजिए, डोलोमाइट और चूना पत्थर का चूर्ण बना लीजिए, उसका छिड़काव करिए, वहाँ पर आपकी मिट्टी अच्छी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फेमस है ये, 10% का नियम देने के लिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद रह गया, कितने लोग यहाँ पे भूल गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा कि कौन है, ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पे सही है, जल्दी से बताएं। ए बी सी डी में से इसमें से कौन सा सही है। 10% का नियम किसने दिया था। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया था लिंडमान, इसे लिंडमान का भी यहाँ पर लिंडमान के 10% का नियम भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10% का नियम जो ऊर्जा स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है, एक जीव से दूसरे जीव को यहाँ पर खाने के दौरान ऊर्जा का यहाँ पर से 10% उसे मिलता है, ऐसा यहाँ पर लिंडमान ने स्पष्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। बी के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, जैव समुदाय, जैव विविधता, जनतंत्र या पारितंत्र, जनसंख्या या पारितंत्र। जैव मंडल में एक ही प्रजाति की संख्या को हम क्या कहते हैं। जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। तो एक ही प्रजाति के लोग अगर आपके जैव मंडल में रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसे, तो उसका आंसर है आपका सी। क्या होगा आंसर, सी है। यहाँ पे जनसंख्या कहते हैं, एक ही तरह के लोग यहाँ पे जैसे रहते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे क्या है, हम क्या हैं, जनसंख्या के तौर पे पॉपुलेशन की गणना होती है ना कि किसकी हो रही, हम लोगों की हो रही। तो यहाँ पे क्या है, जब एक ही प्रकार का समुदाय रहता है तो उसे हम जनसंख्या कहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10%, 1 से 20%। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, कितने प्रतिशत भाग? 5 सेकंड है अपने आंसर को देने के लिए, जल्दी से बताएं। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, आप लोग बाकी लोग अपने आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का जो आंसर है वो आपका है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए। क्या है? ए। कितना होता है? सिर्फ 1 से 2% होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 1 से 2%। दो पारस्परिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा। ऑप्शन क्या है? बायोम, बायोटोप, इकोटोन, शियर। दो पारस्परिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोटोप, इकोटोन, शियर। चलिए जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देखिए यहाँ पे 23 का आपका आंसर है सी, ठीक है, सी सही है। जब दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है, अब इनके मध्य क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ठंडी है, यहाँ पे आपको गर्मी है, ठंडी गर्मी के बीच का भी एक स्थल होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडी थोड़ी बहुत गर्मी का एक मिश्रण होता है। ऐसे ये वाला जो क्षेत्र बनेगा आपका वो क्या कहलाएगा? आपका इकोटोन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका संक्रमण क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? ए, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। बी, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीव प्रारूपों का उत्पादन होता है। सी, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। या डी, सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीव प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, बी, सी, डी में से। क्वेश्चन नंबर 24। का आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी में से आपके हिसाब से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। सभी लोग सबमिट करेंगे जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन को। देखिए अटेम्प्ट सभी करना है। अभी हमने 24 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अभी हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाने हैं। तो यहाँ पे कोई बीच से जाएगा नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। रेगुलर बच्चे जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को यहाँ पर ये जो सीरीज है ना, ये आपको पूरा रिविजन करके रखनी है, पूरे टॉपिक्स का रिविजन करना है। चलिए आंसर यहाँ पे देखिए, आंसर है आपका डी। डी सही है। सुलभ पर्यावरण में जो कतिपय जीव धारणों को धारण करने वाले जीव आपको अन्य जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? पहला, ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश व निर्गम में संतुलन होता है। बी, जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं। सी, जैव भू रासायनिक चक्रों की तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती हैं। या डी, पारिस्थितिक तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। चलिए, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र आपके हिसाब से क्या है? जल्दी से बताइए। पढ़ा तो होगा ही, पढ़ा होगा सबने। ए, बी, सी, डी में से क्या सही है? संतुलित पारिस्थितिक तंत्र आप किसे कब कहेंगे? इन चारों ऑप्शन को पढ़ के इसका आंसर दीजिए। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? चलिए आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का। यदि आप सभी ने आंसर यहाँ पे डी टिक किया है तो सही है, ठीक है। कि पारिस्थितिक तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? शैलोद्भिद, बालकोद्भिद, कार्सोफाइट या इनमें से कोई नहीं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 26, शैलोद्भिद, बालकोद्भिद, कार्सोफाइट, इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी में से आपका आंसर क्या हो आप ये बताएं, कौन सा उत्तर होगा इसमें से सही। चलिए जल्दी से बताएं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी। ठीक है, क्या है आंसर? कार्सोफाइट्स कहते हैं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्सोफाइट। तो यदि आपका यहाँ पे आंसर है सी तो आपका ये आंसर भी सही हो गया है। यदि आप शैलोद्भिद या बालकोद्भिद अगर टिक किया है तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो सी कहते हैं, ध्यान रखिए, कार्सोफाइट कभी भी आएगा, मिलान करने को भी आए तो हमेशा क्या टिक करना है? बेकार सख्त भूमि कार्सोफाइट, इतना ध्यान रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है, कहाँ स्थापित है? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ है ये बताइए? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर। जल्दी से बताएं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर। 27 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, आंसर जितने लोगों ने यहाँ पे टिक किया है बी सही है। ओस्लो इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में स्थित है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिनेल्स, डार्विन, ई.पी. ओडम या सी.सी. पार्क। तो पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बताइए। पारिस्थितिकी निकेत या निक की यहाँ पे संज्ञा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ग्रिनेल्स, डार्विन, ई.पी. ओडम, सी.सी. पार्क। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? ग्रिनेल्स, डार्विन, ई.पी. ओडम या सी.सी. पार्क। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से किसका सही होगा जल्दी से बताएं, ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, वन लाइनर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ग्रिनेल्स, डार्विन, ई.पी. ओडम या सी.सी. पार्क। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है आपका ए सही है। ग्रिनेल्स ने, किसने दिया था? पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है ग्रिनेल्स को। तो 28 का यदि आपका आंसर ए है तो आपका ये सही हो गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले ने किया था। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तीसरा, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। चौथा, वियोजन अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। कूट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला 1 2 सही है, दूसरा 2 3 सही है, तीसरा 3 4 सही है, चौथा सभी सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताइए इकोसिस्टम क्या है, इससे संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है? क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या सही है जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे जो आंसर पूछे क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है आपका ए सही है। ठीक है, 1 और 2 आपका सही है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा सही है। पहला क्या कहता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका प्रयोग किया था एजे टांसले, जो कि सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषित कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे तीसरा इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, जो कि यहाँ पे गलत है। और चौथा यहाँ पे वियोजन अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ परिवर्तित करते हैं, तो वियोजक यहाँ पर क्या करते हैं? चीज़ों को सरल सूक्ष्म तत्वों में यहाँ पे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है सिर्फ 1 और 2 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए बी सी डी में से क्या सही है?
प्रतिरोपित पौधे, जो आप प्रतिरोपण करते हैं पौधों का ज़मीन में, उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो सारे पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे आपके उग जाएंगे लेकिन कुछ पौधे आपके सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका पीछे का रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, ABCD में से क्या सही है? सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर कौन सा सही है? ABCD में से क्या राइट आंसर है? कई प्रतिरोपित पौधे क्यों नहीं बढ़ते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, क्यों भाई नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि जब आप पौधों का प्रतिरोपण कर रहे होते हैं तो पौधों में बहुत सूक्ष्म आपके रोम होते हैं, ठीक है, जो आपकी जड़ों के आसपास होते हैं। अगर वो वहाँ पर टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं किसी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में वो खनिज पदार्थों इत्यादि का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, ये पौधे आपके सूख जाते हैं और पौधे आपके बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी है, 30 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, ABCD में से क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। क्या कहलाएगी ऐसी जनसंख्या? क्या कहलाएगी ऐसी प्राणियों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे, वहन क्षमता कहेंगे, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखें, आंसर जो है आपका, अगर आप बी के साथ गए हैं तो आपका सही है, वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, प्राणियों की संख्या जिस सीमा को, ठीक है, हम सहन कर सकते हैं, हमारी एट द लास्ट क्या है, सीमा होती। कहीं ना कहीं आपकी पर्यावरण किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की एक सीमा है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर फिर आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ऐसी स्थिति क्या कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र की एक वहन क्षमता है, इसी तरह पर्यावरण की भी प्राणियों की संख्या की जो सीमा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वहन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ए, एपिको आंदोलन, बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी, चिपको आंदोलन, डी, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये नारा इनमें से किस आंदोलन में दिया गया था, या इनमें से किसी भी आंदोलन में नहीं दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? एपिको, नर्मदा, चिपको, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए यहाँ पे आंसर आपका है सी। किसमें दिया गया था? चिपको आंदोलन, ठीक है, जो वनों की रक्षा के लिए वनों से चिपक, पेड़ों से चिपक करके चलाया गया आंदोलन था ताकि उन्हें कटाव से बचाया जा सके उत्तराखंड में। तो यहाँ पर इसमें नारा जो दिया गया था वो था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए, महासागर झील घासस्थल मैंग्रोव, बी, मैंग्रोव महासागर घासस्थल झील, सी, मैंग्रोव घासस्थल झील महासागर, डी, महासागर मैंग्रोव झील घासस्थल। तो अब बताइए पारितंत्रों की जो घटती उत्पादकता का क्रम है उसके लिए कौन सा यहाँ पे अनुक्रम सही है? ठीक है, आपको पारितंत्र का चुनाव करना है और इसमें से ये भी बताना है कि घटते हुए क्रम में यहाँ पर इसका चुनाव करना है। सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, उससे कम, सबसे कम कहाँ पे हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। ABCD में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 33, महासागर झील घासस्थल मैंग्रोव, मैंग्रोव महासागर घासस्थल झील, मैंग्रोव घासस्थल झील या महासागर, या महासागर मैंग्रोव झील घासस्थल। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर आपका है सी। सबसे ज़्यादा जो है वो मैंग्रोव में होते हैं। आपकी पारिस्थितिकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ है? मैंग्रोव में है।
उसके बाद आपको घास स्थलों में पाई जाती है, उससे कम आपको झीलों में पाई जाती है, और सबसे कम क्योंकि आपका सागरों का जो एरिया बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले वहाँ पर देखा जाए तो उत्पादकता उतनी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है सी। अगर आपने सी लगाया है तो राइट का निशान लीजिए, बाकी लोग यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? इपियोडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लेमेंटस या अर्जिसनेस। तो ये बताइए गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ओडम, रॉनकियर, क्लेमेंटस या फिर अर्जिसनेस के द्वारा। 34 का ए बी सी डी में से कौन सा सही है? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ओडम, रॉनकियर, क्लेमेंटस, नेस। क्वेश्चन नंबर 34 ए बी सी डी। जल्दी से 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे किसके द्वारा डीप गहन या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया, ए बी सी डी। चलिए आइए देखते हैं आंसर। देखिए आंसर है आपका डी, ठीक है। अर्जिसनेस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पारिस्थितिकी के गहन पारिस्थितिकी तत्वों को यहाँ पर आपको अध्ययन करने की बात कही गई थी। वहाँ पे चीज़ों को विश्लेषण करना, उसके बारे में उसके तत्वों की पहचान करने की बात की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है अर्जिसनेस, जिन्होंने गहन पारिस्थितिकी को शब्द जैसे का प्रयोग यहाँ पर किया। क्वेश्चन नंबर 35, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव का अपघटक जीव कहलाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। ठीक है, नीचे दिए कूट का सही प्रयोग चुनिए, उत्तर चुनिए यहाँ पर प्रयोग करके। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो बताइए जीव अपघटक कौन सा जीव इसमें कहलाता है? जीवाणु, कवक और विषाणु में से। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी बताएं, विषाणु, कवक, जीवाणु में से कौन पाए जाएंगे? कौन किसे हम यहाँ पर जीव अपघटक कहेंगे? सभी लोग अपने अपने आंसर को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका बी, ठीक है। कौन सा आंसर है? हम कवकों को और जीवाणुओं को क्या बोलते हैं? आपके जीव अपघटक की संज्ञा यहाँ पर दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, कवक और जीवाणुओं को जीव अपघटक की संज्ञा दी जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती का निर्देशन करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और 2, 1 2 3 कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा होना चाहिए? चलिए बताइए। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 36 1 2 3 में से कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर टिक करिए। 5 सेकंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है केवल 1, ठीक है। कौन सही है? सिर्फ पहला। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्धारण करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। तो यहाँ पर ये सही है, बाकी के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपकी गलत हैं। इसलिए यहाँ पर आपको उपर्युक्त कथन सिर्फ सही का आपको चुनाव करना था, तो इसलिए आपको केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। दूसरा, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। तीसरा, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 3, केवल 2 3 4, केवल 2 4, केवल 1 2 3 4। सॉरी, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी 4 4 है उसे हम यहाँ पे हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे आ रहेगा आपका केवल 2 हो गया, यहाँ पे 2 और 3 हो गया, यहाँ पे 2 3 हो गया। चलिए अब बताइए, तो ऑप्शन 1 3 होगा या 2 3 होगा या केवल 2 होगा या 1 2 3, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 1 2 3 में से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीनों ही आपका सही हैं। हर एक प्रजाति में कुछ न कुछ जो जातियाँ हैं वो शाकभक्षी होती हैं और ये बिल्कुल सही है। शाकभक्षी कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपका क्या होती हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे होती हैं, जिसे हम कहते हैं शाक पर निर्भर होती हैं। एक तरह से आप उन्हें वेजिटेरियन भी कह सकते हैं, ठीक है, वेज खाती हैं, शाकभक्ष पर निर्भर करती हैं। जैसे ह्यूमन भी हैं, कुछ आपके नॉनवेज होते हैं खाते हैं, कुछ आपके वेजिटेरियन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है डी। 38 पे आते हैं। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकते हैं। तीसरा, इनके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, या 1 2 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट हो तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन केवल एक है, केवल 2 और 3 है, 1 और 3 है, और 1 2 3 तीनों ही हैं। चलिए 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को सबमिट करेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं अंतिम प्रश्नों के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 तक हम आ गए हैं। टोटल 50 प्रश्न हमें यहाँ पर सबमिट करने हैं, आज के फिनिश करने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए आपका आंसर है सी। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे जो कवकीय प्रचंडों की बात की गई कि कवक प्रचंड रूप से बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पहला और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आते हैं। परागण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तितलियाँ एक पौधों से दूसरे पौधे में बढ़ती रहती हैं। और यहाँ पर बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की प्रजातियों की समष्टि में भी गिरावट आपको मिलेगी। तो 38 का है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 पे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए बताइए कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है? क्या दोनों सही हैं? दोनों इंटरलिंक करते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। 39 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी में से क्या सही होगा? 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर है आपका सी सही होगा, ए सही है, यहाँ पर आर गलत है। ठीक है, यहाँ पर जैसे उन्होंने कह दिया है कि पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी गलत है। जैसा हमने पढ़ा है, जो आपको चक्र करते हैं जीवमंडल के, आप देखा जाए तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे सामुदायिक अंतःक्रिया होती है, जिसमें कई सारे आपके चक्र जो होते हैं, आपको अंतर्गमन और बहिर्गमन लगातार वो चलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका कारण जो दिया गया है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक मीटर या क्यूबिक टन। पारिस्थितिकीय पदछाप की इकाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से बताएं। ए बी सी डी में से क्या राइट होगा आपके अनुसार? यहाँ 5 सेकंड आपके पास और अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी सबमिट करेंगे ए बी सी डी में से। बाकी लोग यहाँ पे इसके आंसर को सबमिट करते रहिए। सभी लोग को आंसर देखिए, सबको देना है, यहाँ पे कोई भी वेस्ट टाइम नहीं करेगा, बैठेगा नहीं। आंसर अगर आ रहा है तो भी दीजिए, नहीं आ रहा है तो भी दीजिए, और स्किप कर रहा है तो भी यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें और पूरे करने हैं। चलिए आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर है आपका इसका ए है, भूमंडलीय हेक्टेयर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए। पारिस्थितिकीय पदछाप जो किसी व्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर बताई जाती है, वहाँ पर उसके जीवन यापन के दौरान उसके लिए कितनी आवश्यकता है उसको पढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 41
निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एगोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्लोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो बताना है किसी जल में घनत्व प्रवणता को दर्शाने के लिए किसका या किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? क्लोक्लाइन, हैक्लोक्लाइन, पिक्लोक्लाइन या थर्मोक्लाइन? ABCD। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। 41 का यहाँ पे आंसर दीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को सबमिट करेंगे, आंसर बताइए। चलिए जल्दी से 5 सेकंड आपके पास और है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है C है आपका, पिक्लोकाइन, ठीक है। 41 का आंसर क्या है? C है। यदि आप C के साथ गए हैं तो आपका सही है। यहाँ पर किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता, घनत्व कितना है, इसको हम दिखाने के लिए जिस शब्द का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, रेखा का प्रयोग करते हैं, वो है आपका पिक्लोक्लाइन। 41 का है आंसर C। यदि आपने C टिक किया तो ये आपका आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ केरन में, तटीय उड़ीसा में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको यहाँ पे फटाफट इसका आंसर दीजिए, वेट नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। मालाबार, सुंदरवन, कच्छ केरन, तटीय उड़ीसा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? 42 का आंसर दीजिए। 42 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ABCD में से कौन सा सही है? चलिए बात करते हैं, यहाँ पे B सही है। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा है? B सही है। सुंदरवन में हम सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है इंडिया में? सुंदरवन में पाई जाती है। फेमस है, तो यहाँ पर आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो वनस्पति है पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। तो 42 का है आंसर B है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं? A भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किस लिए निर्भर करते हैं एपीफाइट्स पौधे दूसरे पौधों पर किस लिए निर्भर करते हैं? भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। एपीफाइट्स पौधों के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कितना आपने समझा है, कितनी आपके पास जानकारी है, जल्दी से यहाँ पर उसका प्रयोग करें और इसका आंसर दीजिए कि एपीफाइट्स पौधे किस लिए यहाँ पर अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। चलिए 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से अपने आंसर सबमिट करें। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं, बाकी लोग अपने आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो आंसर है वो है आपका C। सिर्फ यांत्रिक अवलंबन के लिए अब वो वहाँ पर दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो एपीफाइट्स जो पौधे निपादक जो होते हैं यहाँ पर यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 44। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रवण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं, इनहिबिटेड करती हैं। इस क्रिया को कहती हैं? एलोपैथी, निष्क्रिय अवरोध, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। ABCD में से क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका सही है वो है आपका A सही है। ये क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। एलोपैथी कहते हैं, एलोपैथी जो होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं और अपने आसपास जो पौधे होते हैं वहाँ पर उन्हें बढ़ने से रोक देती हैं, उसे हम विषाक्त पदार्थ भी इस कारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है आपका A। 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट पे आ जाइए। 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को नहीं होती, इस संबंध को क्या कहते हैं? 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ किंतु हानि किसी को नहीं होती, क्या कहते हैं? सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता या प्राक सहयोग? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होता है, तो क्या कहोगे? सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता या प्राक सहयोग? ABCD में से आपका आंसर क्या है? जल्दी से बताएं, 5 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से आंसर्स को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पर है A सहभोजता। क्या है आंसर यहाँ पे? सहभोजता इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ऐसी स्थिति हो जहाँ पे 2 जीव हों, एक दूसरे के साथ हों, लाभ लेकिन किसी एक को हो रहा हो लेकिन दूसरा वहाँ पे उसको अगर लाभ नहीं हो रहा तो उसे हानि भी किसी तरीके से नहीं हो रही, अगर ऐसी स्थिति कहीं भी बन रही तो उसे हम कहेंगे सहभोजता। तो आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 46।
घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृंत। कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। चलिए 46 का आंसर सबमिट करें। 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपका बी। क्या है आंसर? बी सही है। पत्ता, जो इस पौधे में अगर देखा जाए तो घटपर्णी है, ये यहाँ पर आपके इस तरह के जो पौधे हैं आपको इसका जो पत्ता होता है वो एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कीटों का भक्षण भी करते हैं, इसलिए इन्हें हम कीटभक्षी पौधे भी यहाँ पर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इनको? कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ए आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके बाद क्या सही होगा उसका चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। 47 का देखिए आंसर है आपका ए सही है। यहाँ पे दोनों ही बातें एक दूसरे से संबंधित भी हैं और सही भी हैं। एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो जलवायु का सही सूचकांक है। उसमें किसी भी तरीके की जो गिरावट होगी या उसमें वृद्धि होगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जलवायु कैसा होगा। और जो जलप्रिय पौधे होंगे वो आर्द्र जलवायु की स्थितियों में ही पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए। आते हैं 48 पे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 48। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। सभी लोग यहाँ पे सबमिट कर चुके होंगे। यहाँ 5 सेकंड चलिए आपको और दे देते हैं। ए बी सी डी में से जल्दी से इसको आप चूज करें और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे बहुत आसान है। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का, जैसे कि आपका फास्फोरस का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन सब का यहाँ पर आपका एक तत्वों का चक्रण लगातार चलता रहता है कि पशुओं से आपको पौधों से, मिट्टी से आपको पौधों में, पौधों से फिर आपको ह्यूमंस में और अन्य पौधों में, फिर से वो आपको मिट्टी में तो मिलता रहता है। इस तरीके से चक्रण की प्रक्रिया होती है जिसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 49 देखते हैं। किसी पारितंत्र में होते हैं ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, बी उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, सी पौधे तथा जंतु, डी जैविक अजैविक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कौन सा सही है ये बताइए। जल्दी से यहाँ पर अपने आंसर को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का आपका। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए 5 सेकंड आपके पास है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे जब भी हमने स्टार्टिंग पढ़ा, पारिस्थितिकी तंत्र किन 2 चीज़ों से मिलता है, जैविक और अजैविक। जैविक में आपके पेड़ पौधे इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य आ गया, अपघटक आ गए यहाँ पे। अजैविक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये सब हैं। तो इन सबसे मिल करके क्या बनता है, आपका एक पारितंत्र का निर्माण होता है। तो 49 का आंसर है आपका डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदापर्दन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपर्युक्त सभी। बहुत आसान है, सबका आंसर एक ही आने वाला है, मुझे भी पता है ना। मुझे पता है यहाँ पर ये क्वेश्चन किसी गलत नहीं होने वाला। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से 5 सेकंड अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है, मृदापर्दन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपर्युक्त सभी, ए बी सी डी। चलिए 5 सेकंड है, जल्दी सबमिट करें।
चलिए, आसान सा प्रश्न था, तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही है। यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? वन जीवों को मान्यता वनों को काटने से क्या होता है? उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपको मृदापर्दन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे हो गया समाप्त। अब आप ये बताइए सब लोग जल्दी से यहाँ पर देखिए, इस पीडीएफ को जो होगी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यदि आप नए हैं तो मैं बता दूँ, इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूपी एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी एग्ज़ाम प्रेप विथ राविंद्र सन, ये आपका चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देता हूँ एक बार फिर से, यूपी एग्ज़ाम चैनल का नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्जाम प्रेप विथ राविंद्र सर। लोगो आपको लगा होगा आज़ाद यूपीएससी एकेडमी का, आप वहाँ पर इस ग्रुप को देख करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, प्लस जो वीडियोज़ की लिंक होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, और अदर नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड जो गाइडेंस होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये बता दीजिए फटाफट सेशन खत्म होने से पहले, किसके कितने यहाँ पर राइट हुए हैं, ठीक है, कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने स्किप किए हैं। जल्दी से यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे सभी लोग, किसका आज का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर 50 आउट ऑफ 50 में से किसके कितने सही, गलत और स्किप किए हैं। कल सेम टाइम फिर से मिलेंगे इसी समय पे, और यहाँ पर जो टॉपिक आपको शेयर ऑलरेडी किया जा चुका है, आज कौन सा पढ़ना है उसी टॉपिक से रिलेटेड कल आपका क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो 3 टॉपिक वहाँ पे शेयर किए गए हैं आपको, उन टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ के आइएगा। कल हम यहाँ पर उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में जो अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं वहाँ पर जाकर उसको एक बार पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है, ठीक है। बाकी के आपको कल टॉपिक्स होंगे उनका भी आपको अध्ययन करके कल मिलना है सेम टाइम पे। क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करिए और सेशन जरूर सारे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें और सारे सेशन जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर सफलता पानी है तो जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन और उसमें सुधार लगातार एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चलती रहे। तो इस बार हमारा संकल्प है अभ्यर्थी से अधिकारी बनना है, तो सभी लोगों को यहाँ पर लगातार अपनी मेहनत को बनाकर रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।